नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। साक्षात्कार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रशांत पाल को। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक और CEO हैं। आपने सन 2013 में अपनी पत्नी मेधा नरूका के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए इस NGO का गठन किया। प्रशांत NGO के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत सैकड़ों युवाओं, विशेषकर गृहिणियों को प्रोत्साहित कर उन्हें व्यवसाय उन्हीं के गांव में शुरू करवा रहे हैं। सामाजिक विकास के क्षेत्र में पूर्ण रूप से शामिल होने से पहले प्रशांत ने भारत और विदेश में कॉरपोरेट जगत कई नामचीन कंपनियों में 17 वर्षों तक काम किया। प्रशांत मदर टेरेसा, अन्ना हजारे, APJ अब्दुल कलाम आदि के जीवन से काफ़ी प्रभावित हैं। इसीलिए सन 2012 में लोगों की सेवा करने के इरादे से भारत लौटे और प्योर इंडिया ट्रस्ट की स्थापना की। आपको युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने में आनंद प्राप्त होता है और वे विभिन्न स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए ऐसे ही सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति को सुने। आज के इस कार्यक्रम के तहत साक्षात्कार करता है संजय आर्य। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 FM के स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं प्रशांत पाल। आप प्योर इंडिया ट्रस्ट के फाउंडर हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। प्रशांत पाल साहब, सबसे पहले तो मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से जो आपने जन सेवा का बीड़ा उठाया, यह आपके मस्तिष्क और मन में कैसे आया, इसके बारे में जानना चाहूँगा ताकि हमारे श्रोता आपके इस ट्रस्ट को शुरू करने के सफ़र तक से मुखातिब हो सकें। या थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये बात मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। मैं एक गांव से आता हूं जो राजस्थान के करौली ज़िले के अंदर है। बहुत छोटा सा गांव है। तो वहाँ पर मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, मतलब राजपूत परिवार से हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे खेत में, हमारे परिवार में जैसे बैरवा समाज के लोग, माली समाज के लोग और गरीब तबके के लोग मैं बोलता हूँ, वो काम करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मन में रहता था कि सब लोग बराबर शायद नहीं हैं। तो वहाँ से एक ऐसा फीलिंग था। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा समझने लगा और जब जॉब करने लगा तो मैंने वॉलंटियरिंग करना शुरू किया। कई जगह जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए मैंने काम करना शुरू किया। उनकी एग्ज़ाम हम लिखते थे। कभी बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जो सहयोग करना होता, उनकी स्टेशनरी, स्कूल में जाना, उनकी एक्टिविटीज़ कराना। कई बार एनुअल फंक्शन हम लोगों ने कराए ब्लाइंड बच्चों के। तो उस दौरान ये सब चीज़ें जब हम करते रहे तो ऐसा लगा कि इंटरेस्ट जो है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। और मैं वो चीज़ें टेस्ट करता गया 2006 से 2013 तक। जब ये सब चीज़ अच्छी लगने लगी, एक होता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, एक वो लगातार करते रहो तो भी अच्छी लग रही है। उस दौरान जब 2009-10 में अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू हुआ और वो मूवमेंट जो है मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा, जहाँ से मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ में कॉरपोरेट करियर इतना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देता है जितना सोशल सर्विस। तो मैं इंडिया वापस आया। तब मैं उस दौरान फ़िलीपींस में था, मनीला जो फ़िलीपींस की राजधानी है, वहाँ अच्छा खासा जॉब था। मैं इंडिया वापस आया और 2013 में प्योर इंडिया ट्रस्ट की शुरुआत की। ये प्योर इंडिया ट्रस्ट किन किन क्षेत्रों में काम करता है और आपकी उन क्षेत्रों के वह व्यक्ति जिन्हें आपकी आवश्यकता है उन तक आप कैसे पहुंचते हैं? सो सर, प्योर इंडिया ट्रस्ट एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सभी को चाहिए रोज़गार
तो हम लोग रोज़गार के लिए काम करते हैं और उसमें भी हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। जब हम कोई भी युवा या कोई महिला खुद का अपना कोई व्यवसाय करना चाहती है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। स्पेशली हमारा फोकस रहता है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की लगभग 50% जनसंख्या है और हमारे देश में महिलाओं की मुश्किल से एक 14 से 15% पॉपुलेशन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। तो हम देखें कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की जनसंख्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होने के कारण हमारी देश जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है जल्दी, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रहता है। तो हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है मेरा गांव मेरा व्यवसाय। और उसमें हम उन महिलाओं को उन्हीं के गांव में, उन्हीं की बस्ती में, उनकी स्लम्स में या कम्युनिटी जहां भी वो रहती हैं, उनकी पसंद का बिज़नेस खुलवाते हैं। इसके लिए हम CSR के माध्यम से एक 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महिला का ग्रांट देते हैं, जिससे वो महिला अपने पसंद का सामान खरीद सकती है बिज़नेस शुरू करने के लिए। फिर उस महिला की हम ब्रांडिंग करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, उसकी दुकान का उद्घाटन करवाते हैं और 1 साल तक उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, जिससे वो महिला अपना बिज़नेस में सफल होती है। तो जो प्राइमरी फोकस हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुश हूँ कि हमारे पास लगभग 1700 से ज़्यादा महिलाएं या डिसेबल व्यक्ति या LGBT समुदाय के लोगों के बिजनेसेस हम खुलवा चुके हैं और सभी के बिजनेस सक्सेसफुली चालू हैं। तो ये हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है। दूसरा हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट करियर गाइडेंस, जहाँ पर स्टूडेंट्स बच्चों को सही समय पर सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए और वो मार्गदर्शन भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो कि भाई मेरा इंटरेस्ट अगर म्यूज़िक में है तो म्यूज़िक में मैं क्या करियर बना सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में मेरे लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, मेरा इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में इंजीनियरिंग करने में है तो इंजीनियरिंग में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग क्या एक सब्जेक्ट ना समझकर इंजीनियरिंग में 50 तरह की अलग अलग वैरायटी करियर ऑप्शंस हैं। इसी तरह से मेडिकल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम बच्चे को 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में जब वो होता है तभी उस बच्चे के साथ काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि उनका पसंद किस चीज़ में है, उनका पैशन क्या है। और जब उनको ये पता चल जाए कि उनका पैशन क्या है तो हम उसको हेल्प करते हैं उसका प्रोफेशन आइडेंटिफाई करने में। तो पैशन से प्रोफेशन और उसके बाद में बच्चे की राह क्लियर हो जाती है। तो दूसरा हमारा बड़ा काम है स्टूडेंट करियर गाइडेंस। तो ये मोटा मोटा 2 बड़े काम करते हैं। इसके साथ साथ और भी कई काम हैं, जैसे हम मॉडल विलेज पर हम काम करते हैं। तो 3 गाँव हमने गोद ले रखे हैं। उन गाँव में हम शिक्षा पर भी काम करते हैं। उन गांव में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनवाड़ी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के लोगों के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ कराना, मंदिर अगर कोई पुराने पड़े तो उनकी मरम्मत करवाना, गांव के अंदर जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी रिसेंटली हमने दंगल करवाया एक बहुत बड़ा मनोहरपुरा करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर हमने काम किया है। फार्मर्स के साथ फार्मर की प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छी हो सकती है उसके ऊपर हम काम। तो मॉडल विलेज के अंदर मतलब गांव एक पूरा आ जाता है और एक गांव में जो भी चीज़ें हो सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं। अभी हमारा एक प्लान है हमारे गांव के अंदर एक गौरव पथ बनाना है हमें। सो गौरव पथ का मतलब है कि महिलाएं गांव के अंदर स्पेशली और पुरुष भी हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं और वो मॉर्निंग वॉक और ये सब चीज़ ज़्यादा कोई करता नहीं है। तो हम एक ऐसा गौरव पथ बना रहे हैं जहाँ पर लोग वॉक करने के लिए प्रोत्साहित हों। उसके साइड में हम लोग ओपन जिम इक्विपमेंट्स लगाएंगे गांव के अंदर, जिससे कि लोग जब उन जिम का भी इस्तेमाल करें उससे हेल्थ में अवेयरनेस आए और वो अच्छे से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और आगे चलकर उनको बीमारियां और इन सब में जो उनका खर्चा होता है फालतू का, उससे भी उनकी बचत हो। तो ये 3 बड़े बड़े काम हैं, महिलाओं को और युवाओं को रोज़गार दिलवाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा करियर गाइडेंस देना, तीसरा मॉडल विलेज बनाना, जिससे कि गांव के लोग गांव में ही अच्छा रोज़गार पैदा कर सकें, अच्छे से रह सकें। ये 3 बड़े काम हैं हमारे सर। मुझे एक महात्मा गांधी की एक बात याद आ रही है और उनका एक विश्वास रहा है कि किसी भी योजना का लाभ लंबी कतार में लगे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल।
वह व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचे और वह वास्तव में पात्र है या नहीं, बिल्कुल, इसका चयन आप कैसे करते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, जिसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो हम जहाँ पर हमारे ये प्रोजेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स ये CSR के माध्यम से होते हैं, तो कंपनी हमें जगह बताती है या फिर कोई कंपनी को हम जगह बताते हैं, अगर वो वहाँ के लिए रेडी होते हैं तो वहाँ हमें फंडिंग मिलती है। तो हमारे मोबिलाइजर्स जो हैं वो गांव में जितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सरपंच हैं, या महिलाओं के कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, या कोई छोटा मोटा ट्रेनिंग चलाती हैं, या कोई महिला कोई सिलाई का काम करती हैं, तो या कोई छोटा मोटा कोई दुकान चलाती हैं, तो वो जितने भी टच पॉइंट्स महिलाओं के हैं उनसे जाकर हम मिलते हैं। तो हमारा मोबिलाइज़र रोज़ फील्ड में ही रहता है और जब हम कोई क्लस्टर लेते हैं तो 15 से 20 गांव का एक क्लस्टर हम डेवलप करते हैं और उन सभी गांव में महिलाओं को बार बार हम ये बताते हैं कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आप क्या व्यवसाय करना चाहते हो। उस तरह से उनके पसंद के बिजनेस आइडेंटिफाई करने के लिए उन महिलाओं को हम पहले ढूंढते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है और हमारे एक फ्लायर्स होते हैं, पैम्पलेट जिसको बोलते हैं, वो हम घर घर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जो रोड शोज़ करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, उससे हमारा जो फ्लायर है वो हर जगह पहुंच जाता है और जिस किसी को भी जानकारी चाहिए वो पूरा डिटेल उसमें लेता है, उसी के पीछे फॉर्म लिखा रहता है। और जिसको भी इंटरेस्ट है कि भाई मैं कुछ खुद का कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो हमें उस व्हाट्सएप मैसेज पर या फ़ोन, एक सिर्फ फ़ोन करना है उसको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हमारा मोबिलाइज़र वापस उनके घर जाता है, उनके परिवार के सदस्यों से मिलता है, उनके घर की आर्थिक स्थिति देखता है, उनके परिवार में अब तक वो व्यवसाय क्यों नहीं कर पाए इसकी जानकारी करते हैं, उनके घर में आर्थिक रूप से क्या 2-3 हज़ार रुपये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्या उनमें वो बिज़नेस करने की स्किल है। ये सारी चीज़ें जब हम चेक कर लेते हैं तब उस महिला को हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के लिए भी हम हमारे जो डोनर हैं, जो हमारे दानदाता हैं, उनको उनका प्रोफाइल बनाकर देते हैं और वो जब हमें ओके बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इनको आप सपोर्ट कर सकते हो, तब हम उनको फाइनली सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया में हमारे जनरली से 2 से 3 महीने लग जाते हैं और हमारा एक प्रोग्राम है, एक गांव एक प्रोडक्ट, या एक गांव में एक तरह का एक ही बिज़नेस को लेंगे। मतलब एक अगर छोटा गांव है तो एक टेलरिंग मशीन है, एक वेजिटेबल की दुकान हो सकती है, एक पार्लर हो सकता है, एक किराने की दुकान हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती। तो हम हमारी महिलाओं का एक ग्रुप बना देते हैं जिससे वो महिलाएं आपस में मिलकर भी एक दूसरे के बिज़नेस को प्रमोट करती हैं। तो एक कम्युनिटी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हम क्रिएट करते हैं गांव के अंदर और वो आगे चलकर उस गांव की चेंज लीडर भी बनती हैं। तो जब हम मेडिकल कैंप करवाते हैं तो वही महिला लोगों को मोबिलाइज करती है। तो जो आपका सवाल था कि हम वो लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको कैसे ढूंढते हैं, ये पूरी प्रोसेस है जिसमें गांव में हम इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम हर आदमी तक पहुँचें, पहले हर आदमी को मौका दें। आंगनवाड़ी वर्कर के यहाँ पर मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं और वो जब बुलाती हैं तब हमारे लोग जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी के इन्फ्लुएंस में भी काम नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल काम है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो जब उद्घाटन करते हैं तब हम गांव के सरपंच और गांव के बड़े लोग हैं उनको बुलाते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें बोलते नहीं इसको मत करो, इसको करो, जो हो सकता है हमारे क्राइटेरिया में फिट ना हो। तो ये हमारा तरीका रहता है और अब तक हमारी जितनी महिलाएं हैं वो 100% महिलाएं बिजनेस रन कर रही हैं। इसका मतलब हमने जो सिलेक्शन किया है वो महिला है जो जिम्मेदार है घर में, ये भी ज़रूरी है। हम जनरली शादीशुदा महिलाएं हों, बच्चे हों, या सिंगल मदर हो, या विडो हो, कोविड विडो हो सकती है, तो कोई इस तरह की जो कैटेगरी, या फिर तलाकशुदा हो, या जिनको छोड़ दिया हो, इस तरह की जिनके लिए उनको पैसे कमाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को ही हम सेलेक्ट करते हैं। जिनके घर में थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था है, कोई कार है, एयर कंडीशंस हैं, खूब बढ़िया घर है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो शायद हम उनको उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना हम जो सबसे कमज़ोर परिवार के जो लोग हैं। लेकिन कमज़ोर होना ही एक हमारा सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन उनके अंदर उस बिज़नेस करने की काबिलियत होना भी हमारे लिए दूसरा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया।
एक महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर अनपढ़ रहना अभिशाप माना जाता है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि वह व्यक्ति जो अनपढ़ रहा वह उसके लिए दोषी नहीं है, अपितु समाज दोषी है। कोई आर्थिक रूप से व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इस प्रक्रिया में आप कैसे चयन करते हैं, विद्यार्थी आप तक कैसे पहुँचे? तो ये भी हमारा एक दूसरा जो हमारा रोजगार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है उसी का ही है। इसमें हमारा एक कार्यक्रम है जिसको हम बोलते हैं पाठशाला, जो शिक्षा से रिलेटेड है। तो अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है गांव में और उसको लगता है उसको सिलाई का काम नहीं करना, उसको पार्लर नहीं करना, उसको सब्जी की दुकान नहीं खोलनी, लेकिन उसने पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ाई से संबंधित ही कोई काम करना चाहती है, तो वो महिला अपनी पाठशाला खोल सकती है हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है मेरा गाँव मेरा व्यवसाय। तो उस महिला को हम उसके गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पर स्टूडेंट पर मंथ 100 रुपये देते हैं, और वो जितने बच्चों को पढ़ाती है, जनरली हम कोशिश करते हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चे हों, और वो बच्चे भी धीरे धीरे फीस देने की आदत डालें। और इस तरह से वो महिला जो पढ़ाई करवाना चाहती है और जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो गांव के अंदर हम कोशिश करते हैं कोई भी बच्ची ऐसी न रह जाए या कोई भी बच्चा ऐसा न रह जाए जिसको किसी तरह से पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियसली आजकल तो स्कूल बहुत खुल गए हैं, लेकिन फाउंडेशन जनरली स्कूल का सही नहीं होता है 1 से 8 क्लास तक के बच्चों का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की वजह से आप फेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है, जो पाठशाला हमारी खुली हुई हैं अलग अलग गाँव के अंदर, वो पाठशाला में हम हमारा सिलेबस भी फॉलो करते हैं। हमारे हर संडे को एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन क्विज़ के माध्यम, जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, ऐसा ही हम ऑनलाइन क्विज़ के माध्यम से बच्चों के एग्ज़ाम्स लेते हैं। हमारा 1 महीने का एक एग्ज़ाम होता है। दूसरा एक आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग एक्सपोजर देते हैं, जैसे बच्चों को एक्सटेम्पोर कैसे करना है, निबंध कैसे लिखना है, आपको इस पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस देना है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, मैथ्स को हम लोग दुकानदार के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पाठशाला के सिलेबस में हैं जो 1 साल के अंदर उनको सिखाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा हमारे लिए मूल है, ऑब्वियसली सभी के लिए है, और उसको हम बढ़ावा देते हुए फिर करियर से उसको जोड़ देते हैं, जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है करियर गाइडेंस। ऐसा हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा सबको मिले। सर, कार्य क्षेत्र क्या रहता है? हाँ, तो अभी हमारा काम जो है वैसे तो 13 राज्यों में है सर, जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, लेकिन हमारा हेड ऑफिस जयपुर में है और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। तो हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा है, जिसमें दिल्ली NCR पूरा कवर है। राजस्थान के कई सारे ज़िले हम लोग कर रहे हैं जहाँ पर काम, जिसमें करौली है, दौसा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, उसके बाद अलवर, सीकर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हम राजस्थान में कवर कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम जहाँ पर अगर हमें डोनर बोलते हैं या फिर जहाँ ज़रूरत होती है, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमारे, या ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए, चाहे बिज़नेस शुरू करने के लिए या पढ़ाई आगे करने के लिए। उनके एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं, हम उनको उन्हीं की जगह सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे भी हमने करीब 94 महिलाओं की बिजनेसेस हमने रिमोट एरियाज़ में खुलवाए हैं, तो उन तक भी हम लोग पहुंचते हैं। तो कोशिश हमारा ये रहता है कि हमारा डोनर डिसाइड करता है कि कौन सी जगह हम काम करें, लेकिन हम कहीं भी हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत ही रेप्लिकेबल, स्केलेबल और मैशरेबल मॉडल है। हमें जहाँ जाना हो, हमें 3 से 4 सप्ताह के अंदर हमारा काम फुल फ्लेज्ड शुरू हो जाता है उधर। आपकी इन सब बातों को सुनकर चेतना रेडियो के श्रोताओं में बहुत से मन में नए नए सवाल आ रहे होंगे, नए भाव आ रहे होंगे। मैं उन्हीं की नब्ज़ को पहचानते हुए आपसे एक निजी सवाल करना चाहूँगा, और वह निजी सवाल यह है कि आपने कॉरपोरेट की दुनिया से इतना बड़ा समाज सेवा के लिए संयोजन सीखा। आपकी शिक्षा, आपने प्रारंभ में बताया कि आप इस कार्य को करने के लिए अपना कॉर्पोरेट जगत छोड़कर इस कार्य में अपने को आपने सक्रिय किया।
आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उसको निश्चित तौर पर जब ऐसे व्यक्ति से मुखातिब हो रहे हैं चेतना रेडियो के श्रोता, तो उनके मन में यह भाव जरूर आया होगा। बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल है और मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं एक गांव से ही आता हूँ। मैं राजस्थान के बहुत छोटे से गांव मनोहरपुरा जिसका नाम है, और करौली अति पिछड़ा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मेरे गांव में भी 1 से 5 तक का ही स्कूल था और मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 60% मेरे आए नहीं नंबर, कभी 60 से कम ही आए हैं। तो पढ़ाई में मैं उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ब्रदर मुझसे बड़े हैं, वो पढ़ाई में हमेशा टॉप करते थे, वो मेरिट होल्डर भी रहे हैं, वो अच्छा उन्होंने पढ़ाई किया। लेकिन जब उनको मुझे देखकर कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि यार एक भाई तो बड़ा अच्छा कर रहा है, एक गांव में इधर रह जाएगा या कुछ कर नहीं पाएगा। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ करना है। तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं काम करने लगा तो काम करने के मामले में मैंने अपने आप को इतना पारंगत किया किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने उस काम को पूरा मन लगा से, उतनी ईमानदारी से काम करना शुरू किया कि जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने लगी बहुत जल्दी। जनरली लोगों की आज के युवा सब लोग सोचते हैं उनको 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए और बढ़िया एयर कंडीशन ऑफिस हो। लेकिन मुझे याद है मेरे करियर के शुरू के 7-8 साल मैं मोटरसाइकिल से प्लाईवुड सेल करता था। मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में एग्जीक्यूटिव था तो प्रोग्राम सेल करता था। होटल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करता, तो होटल में पार्टीज़ होती हैं वो उनके प्रोग्राम सेल करता था। तो गर्मी सर्दी बरसात में मोटरसाइकिल पर घूमते थे। लेकिन उस दौरान जो हार्डवर्क किया और उस दौरान जो नेटवर्क बनाया मैंने लोगों के साथ मिलकर, वो मुझे आगे भी काम आया। तो मेरी शिक्षा गांव से हुई, मनोहरपुरा से, फिर उसके बाद में मैंने जो तहसील हेडक्वार्टर करौली है, तब था, उस टाइम पे जिला नहीं था, वहाँ से हमने कॉलेज किया। हिंदी मीडियम से ही कॉलेज किया और उसके बाद में मीडियम परिवार से ही आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं करने का मन था। मैंने कोटा से ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया और उसके बाद मेरी फ़र्स्ट जॉब जो लगी वो 4,200 रुपये की मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी, जिससे मैंने शुरुआत की और ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया कारवां। जो लास्ट जो मैंने नौकरी छोड़ी वो मैं वाइस प्रेसिडेंट था कंपनी में और करीब 3,000 के लगभग लोग कंपनी में काम करते थे। उन लोगों के साथ मेरा रोज़ इंटरेक्शंस होता, मतलब मेरा एक पोजीशन टॉप मैनेजमेंट में नेक्स्ट टू डायरेक्टर था। तो एक 17 साल के कॉर्पोरेट करियर में मैंने ज़ीरो से इतना अच्छा जो प्रोग्रेस किया, उसकी वजह जो है मुझे लगता है हमारा डेडिकेशन, कमिटमेंट और ईमानदारी से काम करना। मतलब ये नहीं सोचना कि हमारा मालिक अगर नहीं है या हमारा बॉस ऑफिस में नहीं है तो हम मस्ती कर लें या हम छोड़ दें काम को। मेरा हमेशा टारगेट, जो मुझे टारगेट मिलते थे कभी भी काम, मैं उस टारगेट से 125% ज़्यादा करने की कोशिश करता था हमेशा। और वो 125% मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि जब हम सोशल सर्विस में आए तो हमने वही रूल फॉलो करा। तो आज हमारी जो टीम है करीब 90 के लगभग लोग हमारे साथ काम करते हैं जो सैलरी लेते हैं, वो सब भी यही कल्चर फॉलो करते हैं कि जो मैं बोलता हूँ उनको 100% से ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे डिलीवर करना है। और वही चीज़ मैं उनको ग्रूम कर रहा हूँ। मैं कोई भी एक्सपीरियंस्ड लोगों को हमारी टीम में हमने हायर नहीं करा, हम फ्रेशर लोगों को ही लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले लोगों को ही लेते हैं, जो एकदम जिनको कुछ नहीं आता है उनको लेते हैं और उनको हीरा बनाते हैं। तो आज हमारे पास ऐसे लोगों की एक अच्छी टीम बन गई है और इस तरह से प्योर इंडिया ट्रस्ट का काम अच्छा चल रहा है। बहुत खूब। आप अपनी ज़िंदगी में और सामाजिक क्षेत्र में एक हीरो के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन एक मन में अभिलाषा आ जाती है अक्सर पत्र पत्रिकाओं में रहने की। मैंने आपकी तस्वीरों, आपके परिचय को तलाशना चाहा तो उज्जवल भविष्य के लिए 100 कैरियर्स पुस्तक पर, जिसके आप लेखक हैं, उस पर आपकी तस्वीर मिली, सोशल मीडिया से निकाली। लेकिन पत्र पत्रिकाओं में इस तरह की जानकारी, जिसे एक समाज सेवा में थोड़ा सा अंश देने वाला भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है, वो भाव कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके बारे में थोड़ा सा। तो आपने ये बहुत ही, ये आई थिंक ये पहली बार किसी ने ऐसा सवाल पूछा है मुझसे।
मैं एज ए मेरा पर्सनल जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाला नहीं है। मैं बहुत ही रियलिस्टिक बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उतना ही मैं बताऊँ, उससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो शायद झूठ होगा। तो शो ऑफ करने वाला मेरा नेचर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जितना काम कर रहे हैं ना उतना भी नहीं बता पा रहे हैं। तो हमारा काम ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा है। अगर असली में देखें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी आपको मौका मिले तो हमारी बेनिफिशरीज से मिलें, उनके आप इंटरव्यू लें, हमारे स्टूडेंट से मिलें, और आपको लगेगा कि वो भी इतने ही मॉडेस्ट हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है इसका कारण इसका ये है क्योंकि एक और चीज़ जो मैं अपने सर पर लेकर चल रहा हूँ, एनजीओ जो सेक्टर है, एनजीओ सेक्टर को लोग बड़ा बदनाम सेक्टर मानते हैं और इसका ज़्यादा जैसे ही आप किसी से बोलेंगे आप एनजीओ चलाते हैं तो आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो मैं इस रिस्पेक्ट नहीं मिलने की कल्चर को भी तोड़ना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर एनजीओ सुनकर भी ईमानदारी और अच्छे लोगों के प्रति भाव आए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हम उतनी ही ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया, एक YouTube चैनल बनाया और हमने बहुत से ग्रास रूट एनजीओ, छोटे छोटे स्तर पर काम करने वाले पूरे हिंदुस्तान के, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। और हमने उनको यही चीज़ बताई कि आप भी जितना ईमानदारी से, जितने अच्छे से आप काम करेंगे तो आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक पूरा कम्युनिटी को आप अच्छा कर रहे हैं। एक जो एनजीओ का नाम जो बदनाम हो चुका है उसको आप अच्छा करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। तो मॉडेस्ट रहना आई थिंक मेरा एक नेचर है और मॉडेस्ट रहकर हम कर रहे हैं। तो आपसे भी अच्छी मुलाकात हो गई, आपसे भी अच्छी दोस्ती हुई। इसका कारण यही था कि आप भी मॉडेस्ट हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क में जाते हैं और ऐसे हमें लोग मिलते हैं, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो करूँगा, ये करते, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाता है कि असली में इनका काम कितना है। तो मॉडेस्ट होना ये मेरे नेचर की वजह से है और इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको फॉलो किया जाए। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब। आज आपने चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए एक नई प्रेरणा दी है, उस व्यक्ति को भी राह दिखाई है जो किसी कतार में अंतिम छोर में खड़ा किसी संबल का इंतज़ार कर रहा है। आपने चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संजय आर्य आपका पुनः इस बात के साथ धन्यवाद करता हूं कि किसी अच्छे मुकाम पर, किसी और विषय पर हम नई चर्चा करेंगे, नई चर्चा चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और